हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। एमसीक्यू बेस्ड सीरीज ऑन आईएएस कोड्स में हम लोग इस सेशन 14 में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को एमसीक्यूज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स जो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशंस आईएएस 456 अदर आईएएस कोड्स के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे डाल रखे हैं। बट इस सीरीज में हम लोग उन्हीं कंसेप्ट्स को एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 131। इसमें पूछा गया है कि एज पर आईएएस 456 द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विथ एज, एज को हम लिख सकते हैं कि टाइम के साथ। ठीक है, हमने कंक्रीट कास्ट कर दी, उसके बाद हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका जो रेट है, कैसे किस रेट से वो बढ़ रही है। तो एज के साथ जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिमिनिश होता है। डिमिनिश का मतलब है रिड्यूस होता है। इनिशियली जब आप कंक्रीट कास्ट करते हो तो वो रैपिडली इंक्रीज करती है स्ट्रेंथ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे जो रेट है इंक्रीज होने का वो डिमिनिश हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो रेट है इंक्रीज होने का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एज के साथ, शैल बी बेस्ड ऑन एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड एंड अबव, कि हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज है कि किस रेट से हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज के साथ बढ़ रही है, वो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड होगा। किस ग्रेड के लिए? ये हमारा जो क्लॉज है 6.2.1 एंड 6.2.1.1, इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है देयर इज नॉर्मली अ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बियॉन्ड 28 डेज, मतलब 28 दिन के बाद भी हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। अगर हम लोग इस के प्रोविजंस को आईएएस 456 जो हमारा पुराना कोड था 1978 का, अगर हम उसके प्रोविजंस की बात करें तो ये जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ थी उसके लिए हम लोग यूज करते थे एक एज फैक्टर। ठीक है, ठीक है, जो ये डिटरमाइन करता था कि क्वांटम ऑफ इंक्रीज, कि कितना हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कोड ने हमारी वैल्यूज दी एक एज फैक्टर की, कि 28 डेज यानी 1 मंथ में जो आपकी स्ट्रेंथ आ रही है वो हमारे एज फैक्टर, उसके लिए हम 1 लेंगे। 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ है, अगर हम 3 मंथ्स में लें, 6 मंथ्स में लें या 12 मंथ्स में लें, तो 3 मंथ्स के लिए एज फैक्टर उन्होंने रिकमेंड किया 1.1, 6 मंथ्स के लिए 1.15 और 12 मंथ्स के लिए 1.2। लेकिन इस कोड में जो रिवीजन था 2000 में, जब रिवाइज हुआ कोड, तो ये एज फैक्टर का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये माना गया कि कंक्रीट की एज के साथ हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, बट वो डिपेंड कर रही है किस किन पैरामीटर्स पर, ग्रेड पर, सीमेंट के टाइप पर, क्यूरिंग और एनवायरमेंटल कंडीशन एटसेट्रा। सिर्फ इस पे नहीं, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। यही कह दिया कोड ने कि जो डिजाइन है वो आप 28 डेज की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर आप डिजाइन करिए, लेकिन जो रेट है कंक्रीट की स्ट्रेंथ का इंक्रीज होने का एज के साथ, वो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड होगा, अगर कंक्रीट का ग्रेड M30 या M30 से ऊपर है। तो ये एज फैक्टर, यही क्वांटम ऑफ इंक्रीज को पहले हमने एम्पेरिकल रिलेशंस से निकाला था, जो हमारे पुराने प्रोविजन से, तो उसको हम लोग एम्पेरिकल इक्वेशन T/A+BT से लिखते थे, मल्टीप्लाइड बाय 28 डेज पे जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी उसको हमने इस रिलेशन से एक्सप्रेस करते थे कि T डेज पर आपकी 28 डेज के टर्म्स में क्या स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, एंड वी वर यूजिंग दिस मॉडिफिकेशन फैक्टर, बट दिस हैज बीन नाउ ओवररूल्ड। अब हम लोग एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन थ्रू लेबोरेटरी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे फॉर M30 या M30 ग्रेड से ज्यादा। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि इन केस ऑफ रिब्स ऑफ मेन बीम्स द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स इज 15 mm। ठीक है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज दी, ये जो वैल्यू है ये हमारी स्पेसिंग है, एंड दिस इज दी
क्लियर डिस्टेंस, नॉट सेंटर टू सेंटर, क्लियर डिस्टेंस, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो हमारा SCM जो दिया है वो 15 mm दिया हुआ है, और मिनिमम कवर दिया हुआ है जो रेनफोर्समेंट का वो हमारा 25 mm दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस बीम में जो आप कंक्रीट लगाने वाले हो उसमें नॉमिनल मैक्सिमम साइज आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू। इसके लिए मैंने एक रिब ऑफ मेन बीम, हमने रिब जो है बेसिकली टी बीम में अगर हम बात करें तो दिस इज द रिब ऑफ मेन बीम, ये हमारी रिब हो गई। तो जनरली यहां पर हमारा कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट रहता है, हैवली रेनफोर्स्ड मेंबर्स का एक तरीके से ये एग्जांपल है। तो कोड ये कहता है कि जो आप एग्रीगेट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपके रिस्ट्रिक्ट होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि इन रेनफोर्समेंट के बीच में जो क्लियर दूरी है वो कितनी है, विच इज SCM, और हमारा जो कवर है CM, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। तो उसके लिए हमारा कोड ये कहता है कि जो फाई मैक्सिमम, इसको आप नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कह सकते हो, दिस इज बेस्ड ऑन SCM माइनस दोनों से आप 5 mm घटा दो, मिनिमम कवर से भी 5 mm घटा दो, और जो मेन रेनफोर्समेंट बार है उसके बीच में जो क्लियर स्पेसिंग है उससे भी 5 mm घटा दो। इनमें से जो वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आएगी 10 mm और ये वैल्यू आएगी 20 mm। इनमें से जो वैल्यू लेसर है वही हमारा मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट होगा जो हमें वहां पे उस मेंबर में यूज करना है। तो कोड में क्लॉज 5.3.31 में यही एक्सप्लेन किया गया है कि हैवीली रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर एज इन केस ऑफ रिब्स ऑफ मेन बीम में हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। और ये भी एक ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए इट इज यूजुअली इकोनॉमिकल टू अडॉप्ट अ लोअर मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट्स इन वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, परमिसिबल लिमिट्स की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, और मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, यानी इसमें कंक्रीट में हमारे रेनफोर्समेंट स्टील पड़ी हुई है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इन पैरामीटर्स में हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट्स हमारे IS 456 ने क्या स्पेसिफाई की है। तो जो हम पानी यूज कर रहे हैं मिक्सिंग और क्यूरिंग के लिए, वो हमारा कोड कहता है कि वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, आप सभी को पता है। और उस पोर्टेबल वाटर में जब आप यूज कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन सॉलिड्स का जो इंपैक्ट है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में वो एक कंट्रोल्ड नेचर का रहे, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का ना हो। उसके लिए कोड ने टेबल 1 में इनकी लिमिट्स स्पेसिफाई की, जिसमें बेसिकली 5 पैरामीटर्स को जो लिमिट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं पहला, जिसकी लिमिट जो है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर है। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जो है वो हमारे 3000 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आप देखोगे इनमें सबसे ज्यादा जो लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा कम हार्मफुल है, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को सबसे कम इंपैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमने इनकी लिमिट्स ज्यादा रखी हैं। एंड दीज लिमिट्स हैज बीन सेट डाउन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स जो हमने परफॉर्म किए हैं एक्चुअल। सल्फेट्स SO3 फॉर्म में 400 मिलीग्राम पर लीटर है। क्लोराइड का कंटेंट जो है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकता है अगर हमारा रेनफोर्समेंट नहीं है। रेनफोर्स कंक्रीट के लिए हमारा 500 मिलीग्राम पर लीटर है। 1 लीटर पानी में हमारे 500 मिलीग्राम क्लोराइड्स हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये RCC हम की बात कर रहे हैं तो हम 500 मिलीग्राम पर लीटर लेंगे। और सस्पेंडेड मैटर के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अगर इन सभी लिमिट्स को हम के बेसिस पर इन सॉलिड्स को अरेंज करें तो सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का है, विच इज बेसिकली 3000। उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के बाद हमारा बनता है सस्पेंडेड मैटर का, जिसकी जो लिमिट्स हैं वो हमारी 2000 है मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद हमारा जो कंटेंट बनता है वो सल्फेट्स का बनता है इस केस में, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सल्फेट्स का 400 है। और उसके बाद बिकॉज हम RCC की बात कर रहे थे तो यहां पर जो क्लोराइड्स हैं वो हमारी 500 मिलीग्राम पर लीटर है। सॉरी, क्लोराइड्स 500 है तो ये यहां पर आएगा। सल्फेट सबसे
कम परमिटेड है। इसका मतलब हमारा जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है प्रॉपर्टीज, जो निगेटिव इंपैक्ट, जो डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट दे रहा है, उसमें आपका ऑर्गेनिक सॉलिड्स और सल्फेट्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट्स के लिए इनऑर्गेनिक सॉलिड्स व्हिच हैज द लीस्ट इफेक्ट ऑन द कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर IS 456 द शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया वी आर नॉट कंसिडरिंग क्रीप, क्रीप हैज नॉट बीन कंसिडर्ड। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस जो कंक्रीट का है, इट इज गिवन एज E इज इक्वल टू 5000 रूट FCK। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर 2000 कोड के वर्जन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो 5000 रूट FCK है। तो FCK की वैल्यू जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट 28 डेज। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की 28 डेज में जो आ रही है, वो वैल्यू आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखोगे तो आपकी जो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू है वो E आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिलेगी। ठीक है, एक बात ये हो गई। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है, एंड दिस अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड ऑन द फील्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये तरीके से ये हमारी इंपैरिकल रिलेशनशिप है जो हमने निकाली है, और इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं, ये एक तरीके से ये हमारा एजम्पशन हो गया कि जो E है वो हमारा 5000 टाइम्स रूट FCK है, जिसका बेसिक यूज हम करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लेक्चर मेंबर्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो अजम्पशन है, जब अजम्पशन आप कर रहे हो, फील्ड रिजल्ट्स परफॉर्म कर रहे हो, ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो वी हैव टू एज्यूम सर्टेन कंडीशंस। तो इसमें ये एज्यूम किया गया था कि ये जो एग्रीगेट्स कंक्रीट में हम यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअल में फील्ड में कंक्रीट डाल रहे हो और एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो बेस्ड ऑन दी लेबोरेटरी टेस्टिंग्स। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यूज जो हमारी आ रही हैं, तो एक तरीके से ये आप कह सकते हो दीज आर द थ्योरेटिकल वैल्यूज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस एंड दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज। तो एक्चुअल वैल्यूज जो है वो EA से आप डिनोट कर रहे हो। तो ये एक्चुअल जो वैल्यूज हैं, इनकी जो रेंज है, ये आप कह सकते हो कि इट इज 0.8 टाइम्स ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू टू 1.2 ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो वेरिएशन है वो ±20% का देखा गया है कि आपने जो एम्पेरिकल इक्वेशन दी कोड में और जो आपने एक्चुअल में निकाली, वो आपका ±20% वैल्यूज का वेरिएशन आता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्चुअल मेजर्ड जो वैल्यूज हैं, जो लेबोरेटरी टेस्टिंग से हम निकाल सकते हैं, वो कितना डिफर करती हैं इस एक्सप्रेशन से। तो वो ±20% तक डिफर करती हैं। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं इसके, उसके बेसिस पर ये दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेनफोर्स कंक्रीट इज प्रपोज टू बरीड अंडर एग्रेसिव ग्राउंड वाटर। ठीक है, कि जो मेंबर है रेनफोर्स कंक्रीट का वो एग्रेसिव ग्राउंड वाटर के अंदर बरीड है। एग्रेसिव ग्राउंड वाटर हो सकता है हमारा इसमें हमारे केमिकल्स हो, टॉक्सिक केमिकल्स हो, इंडस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस हो उस वाटर में। तो ये, लेकिन ये हो गया आपका सब सरफेस वाटर जो आपका बाहर से निकल रहा है। मैं ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि जहां पर जो ग्राउंड वाटर है, यानी वाटर टेबल के नीचे जो पानी है, वहां पर आपका एग्रेसिव केमिकल्स, टॉक्सिक मेटल्स वगैरह प्रेजेंट है, और उसमें आपका जो कंक्रीट है वो कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ वो एम्बेडेड रहेगा। तो उस केस में आपका जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन होगी तो वो क्या होगी। तो कोड ने, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था IS 456 के प्रोविजंस में, कि कोड ने हमारे 5
एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस स्पेसिफाई की हैं, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम्स कंडीशंस हैं, जिसमें डिफरेंट क्लाइमेटिक और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमारा कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ फेस करेगा, उसके बेसिस पर हमने डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के बेसिस पर हमें डिजाइन करने हैं अपने कंक्रीट के मेंबर्स। तो वेरी सेवियर की कैटेगरी में आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है कंक्रीट इन कांटेक्ट विथ, जो कंक्रीट कांटेक्ट में रहेगी विथ बरीड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल या ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो वो हमारा मेंबर डिजाइन होगा वेरी सेवियर कंडीशन के लिए, बिकॉज सभी कंडीशंस के लिए हमारा जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है और जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो ऑलरेडी कोड ने एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पर स्पेसिफाई किया है। तो आप इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरा रेस्पेक्टिव IS 456 के लेक्चर्स देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ IS 456 इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि जो मिनिमम ग्रेड है कंक्रीट का, कौन सी कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट के लिए, अंडर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कंक्रीट अंडर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमारा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए प्लेन कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है IS 456 में। जैसा कि आप देख सकते हो ये टेबल 5 है, यहां पर प्लेन कंक्रीट के लिए माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन पे आप देखते हो तो यहां पर ये ब्लैंक है, ठीक है। एंड ये जो सीमेंट कंटेंट आप देख पा रहे हो, दिस इज बेसिकली इरेस्पेक्टिव ऑफ किस टाइप का ग्रेड यूज कर रहे हो आप सीमेंट का, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मिनिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन हैज बीन स्पेसिफाइड। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट तो स्पेसिफाइड है, लेकिन हमारा मिनिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो नहीं स्पेसिफाई है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो स्पेसिफाई है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो कि हमारा डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट के लिए RCC है, तो हमारा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में मिनिमम सीमेंट कंटेंट, और यहां पर आप देख पा रहे हो दिस इज मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। तो हमारा 300 kg पर मीटर क्यूब यूज करना है, 0.55 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो एंड M20 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और यहां पर मेंशन भी किया हुआ है नोट 2 में कि मिनिमम ग्रेड फॉर प्लेन कंक्रीट अंडर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। तो यहां पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया है, स्पेसिफाई किया है M30 ग्रेड के लिए, RCC है 300 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमारा 300 kg सीमेंट आपको डालना है। और कंक्रीट में बनाने के लिए हमारा नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स यूज हो रहे हैं और 25 नॉमिनल मैक्सिमम साइज यूज हो रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा ब्रीफ में लिख लें कि सबसे पहली केस ये है कि ये RCC है और ग्रेड हमारा M30 का है, ठीक है। अब दो चीजें दी हुई हैं, मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है 300 kg पर मीटर क्यूब का, मतलब 1 क्यूबिक मीटर M30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए हमें 300 kg सीमेंट डालना था। और ये करस्पॉन्ड किसको कर रहा था कि जो हमारा एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज था, नॉमिनल मैक्सिमम साइज वो 20 mm का था, यानी जो आपने कंक्रीट बनाई उसमें जो मैक्सिमम साइज था, नॉमिनल मैक्सिमम साइज वो 20 mm का था एग्रीगेट का। अब इसमें ये कहा गया कि अगर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम 10 mm यूज कर रहे होते, यानी इसको आपने रिप्लेस कर दिया, तो अब A मैक्स क्या हो गया 10 mm। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि फिर उस केस में सेम ग्रेड M30 के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपको कितना यूज करना पड़ेगा। इसको रिवाइज लिख लेते हैं। इसके लिए तो जो रिवाइज सीमेंट कंटेंट होगा उसके लिए आपको टेबल 6 रेफर करना पड़ेगा, जिसमें ये स्पेसिफाइड है कि अगर आपका 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट स्पेसिफाइड है, ठीक है, वो आपका मॉडिफाई हो जाएगा अगर डिफरेंट मैक्सिमम एग्रीगेट साइज आप यूज करोगे, नॉमिनल मैक्सिमम साइज। तो अगर बोलता है कि 20 mm के लिए जो स्पेसिफाइड है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, जो हमारे कोड ने दिया है, एंड दिस इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो टेबल 5 हमने देखी उसमें स्पेसिफाइड थे।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने M30 की बात की। M30 के लिए वी हैव कंसीडर्ड, यहां पर 320 दिया हुआ है, बट हमने यहां पर अज्यूम किया कि 300 kg पर मीटर क्यूब स्पेसिफाइड है। तो उस केस में हमारा उसके करस्पॉन्डिंग जीरो एडजस्टमेंट हो जाएगा। और अगर हम लोअर नॉमिनल मैक्सिमम साइज यूज कर रहे हैं 10 mm का, तो हमारा सीमेंट कंटेंट 40 kg पर मीटर क्यूब आपको बढ़ा देना है। तो सिंपली आपका, तो अब आपको सिंपली 300 प्लस 40 kg आपको ऐड कर देना है। तो 340 kg पर मीटर क्यूब अब आपको इस 10 mm के लिए यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया होता आपका कि 40 mm का यूज करना है, तो आपका 300 माइनस 30 kg पर मीटर क्यूब कम हो जाता, तो 270 kg पर मीटर क्यूब हो जाता। तो यहां पर इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 340 kg पर मीटर क्यूब होगा। हालांकि जो यहां पर मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वांटिटी ले ली, बट M30 ग्रेड के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी स्पेसिफाइड है एज पर टेबल 5 दैट इज 320 kg पर मीटर क्यूब। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS 456 के हिसाब से जो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट है वो आपको किस ग्रेड में यूज करनी चाहिए। तो क्लॉज 9.3 बोलता है कि जो नॉमिनल मिक्स है विच इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द डिजाइन मिक्स, जिसमें हम स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस का यूज कर लेते हैं विद सर्टेन assumptions एंड मॉडिफिकेशन जो हमारे कोड के टेबल 9 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे आपका 1:1.5:3 ये एक नॉमिनल मिक्स है, जिसमें हम इस प्रोपोर्शन में, एक सर्टेन डिफाइंड प्रोपोर्शन में सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में बनाकर कंक्रीट की डिजायर्ड स्ट्रेंथ को अचीव करेंगे। तो कोड ये कहता है कि जो नॉमिनल मिक्स है वो आप यूज कर सकते हो, मे बी यूज्ड, शैल बी यूज नहीं बोल रहा है, यूज कर सकते हो। किस ग्रेड के लिए? M20 ग्रेड के लिए यूज कर सकते हो या उससे नीचे ग्रेड के लिए यूज कर सकते हो। तो उसके नीचे ग्रेड में आपका M15 आ जाएगा, M10 आ जाएगा, M7.5 हो जाएगा, M5 आ जाएगा, जिसके लिए आपको डिफाइंड प्रोपोर्शंस यूज करना है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं। M20 में भी आप नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शनिंग यूज कर सकते हो। तो नॉमिनल मिक्स में मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन आपको यूज करना है, ठीक है, और जो रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो है वो अजम्पशन या एक्सपीरियंस से हम अज्यूम कर लेते हैं नॉमिनल मिक्स जब बनाते हैं, लाइक एज शोन इन द फिगर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456 जो एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी विद इन ब्लैंक % ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बीइंग मेजर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आता है कि मेजरिंग इक्विपमेंट क्या है। मेजरिंग इक्विपमेंट आपका एक वेइंग मशीन हो सकती है जिसका आप यूज कर रहे हो सीमेंट का वेट मेजर करने के लिए। यहां पर सीमेंट की बात की जा रही है कि जब आप सीमेंट को साइट पे मेजरमेंट कर रहे हो तो उस केस में जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस इक्विपमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितना परमिटेड है, ठीक है। तो एक्यूरेसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू एग्जैक्ट वैल्यू, यानी आपकी जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितना ज्यादा वेरिएशन अलाउड है, ठीक है। जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी जो क्लोजनेस होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, यानी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के पास हो, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होगा, ठीक है। तो अगर हमें सीमेंट की मेजर करना है, ठीक है, सीमेंट का बैग है मान लीजिए 50 kg का, ठीक है, तो जिस इक्विपमेंट से आप इसको मेजर करोगे 50 kg बैग का, वो आपका इस तरह से सेट होना चाहिए, इतने अच्छे से कैलिब्रेटेड होना चाहिए कि वो उसका वेट 49 kg से 51 kg तक दिखाए, ठीक है। तो ये करस्पॉन्ड करेगा हमारा ±2% ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो दिस इज द एक्यूरेसी। तो यानी अगर हमारा 51 kg इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है तो ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू,
मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेजर्ड वैल्यू आपकी 51 kg आई, ट्रू वैल्यू आपकी 50 kg थी सीमेंट की, ट्रू वैल्यू आपकी 50 kg है। इसको आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स एज +2%। इसका मतलब आपका जो इक्विपमेंट है इसकी एक्यूरेसी +2% है। ठीक है, तो जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना अच्छे से हमारा मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ज्यादा प्रिसाइज हैं, उतने ज्यादा एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करेंगे जो इस रेंज से बाहर जाके वेट मेजर कर रहे हैं। हमारा जो मिक्स प्रोपोर्शनिंग है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली वेरिएट करने लगेगी। इसी तरह कोड ने ये कहा कि अब ये जो एक्यूरेसी है ये इस पर डिपेंड करती है कि आप किसका वेट कर रहे हो, किसका मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, मेजरमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू वेट ओनली। ठीक है, तो एक्यूरेसी ऑफ इक्विपमेंट डिपेंड करेगा कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स किस इंग्रेडिएंट को आप वेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमारा सीमेंट हो गया इंग्रेडिएंट्स में, प्राइमरली एडमिक्सचर हो गया। एडमिक्सचर में दो पार्ट हो गए, एक आपका मिनरल एडमिक्सचर हो गए और दूसरे हमारे केमिकल एडमिक्सचर हो गए। थर्ड हो गया हमारे एग्रीगेट्स, जैसे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट्स हो गए। और फोर्थ हो गया हमारा वाटर। तो कोड ये कहता है एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट नंबर 4, मैं अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 4 है उसकी बात कर रहा हूं। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट नंबर 4 जो कि मई 2013 में आया था, उसके अकॉर्डिंग इस एक्यूरेसी ऑफ इक्विपमेंट है जिससे आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट कर रहे हो, सीमेंट का और मिनरल एडमिक्सचर का, इन दोनों का ±2% है। बाकी केमिकल एडमिक्सचर, एग्रीगेट्स और वाटर, इन तीनों का जो एक्यूरेसी है वो ±3% ऑफ क्वांटिटी ऑफ जो आपका एडमिक्सचर है, केमिकल एडमिक्सचर है या एग्रीगेट है या वाटर है, जिसका भी आप, जिसके रेस्पेक्ट में भी आप जिसका भी वेट मेजर कर रहे हो, उसी के वेट के रेस्पेक्ट में वो एक्यूरेसी लिखी जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सीमेंट का करके बताया। तो यहां पे सीमेंट मेजर कर रहे थे तो जो मेजरिंग इक्विपमेंट की एक्यूरेसी होगी वो ±2% की रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज वो इक्विपमेंट आपको प्रॉपरली कैलिब्रेट करा के ठीक करना होगा, नहीं ठीक होता तो रिप्लेस कराना पड़ेगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस एज अ फील्ड इंजीनियर। तो एक क्लॉज जो है जो रिवाइज हुआ था वो ये है 10.2.2 की एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी विद इन ±2%, mineral admixture being measured and within ±3% of quantity of aggregate, chemical admixture and water being measured। ठीक है, तो जब बैचिंग प्लांट में आप यूज करते हो तो ये जितने भी कंक्रीट के प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हैं आपको इनिशियली सारे कैलिब्रेट कराने पड़ते हैं और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से फिर कराते रहना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज पर लेटेस्ट 456 अमेंडमेंट्स द डोसेजेस मतलब कितना आपको डालना है कंक्रीट में, द डोसेजेस ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड एडमिक्सचर्स। तो पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड एडमिक्सचर जो है ये हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। तो बेसिकली ये थोड़े हाई क्वालिटी के सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी जो मार्केट में जो अवेलेबल है सुपर प्लास्टिसाइजर जो हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स हैं, अगर उनको हम देखें तो उसमें कुछ जो ट्रेडमार्क्स अवेलेबल है, दैट इज ब्रोक्रीट C800, ब्रोक्रीट S8, 888। ठीक है, दीज आर द हाई रेंज वाटर रिड्यूसर मिक्सचर्स एंड दे आर टू ऑफ अवर मोस्ट प्रेफर्ड न्यू जनरेशन पॉलीकार्बोक्सिलिक ईथर एडमिक्सचर्स। तो अलग अलग कंपनीज ने इन इंग्रेडिएंट के साथ अपने ट्रेडमार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पॉलीकार्बोक्सिलेट जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं दे आर नोन एज हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सुपीरियर होती हैं एज इन कंपेयर टू अदर प्लास्टिसाइजर। तो जो लिमिट्स हैं वो हमारा अमेंडमेंट नंबर 4 जो आया उसमें पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड एडमिक्सचर्स की लिमिट दी गई है, दैट इज 1%। ये है सुपर प्लास्टिसाइजर लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ बाई मास ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल। ठीक है, 1% ऑफ
सीमेंटेशियस मटेरियल, सीमेंट या फ्लाई ऐश जो भी आप यूज कर रहे हो कंक्रीट में, उसके वेट का 1% से ज्यादा आपको पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड एडमिक्सचर्स नहीं यूज करने हैं। बाकी अगर रिटार्डर की बात करो तो रिटार्डर के लिए 0.5% लिमिट है, प्लास्टिसाइजर के लिए 1% की लिमिट है, सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए 2% की लिमिट है। ये हमारा प्रीवियस जो अर्लियर वर्जन था कोड क्लॉज का 10.3.3, जब 2000 में कोड पब्लिश हुआ तब हमारा सेम था, बट इन्होंने पॉलीकार्बोक्सिलेट एडमिक्सचर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं, हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है। तो बीइंग अ सुपर प्लास्टिसाइजर आपकी 2% लिमिट नहीं, इसको 1% ही कोड ने परमिट किया है। ठीक है, तो लिमिट इसकी प्लास्टिसाइजर वाली है, लेकिन ये पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड एडमिक्सचर जो है जनरली ये सुपर प्लास्टिसाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं, विच आर बेसिकली मॉडर्न सुपर प्लास्टिसाइजर्स। तो यहां पर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात हुई, ये मई 2013 अमेंडमेंट 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ये एडिशन हुआ था, एंड दिस लिमिट हैज बीन सेट एज 1%। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। कमेंट्स जरूर करिए सो दैट आई विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि आपको हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।